चलिए, तो इस वीडियो में हम किसी वर्ग या समूह में आयनन ऊर्जा के क्रम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। एक मूल गैसीय विलगित परमाणु मतलब एक अकेला परमाणु जो कि गैसीय अवस्था में है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर इन परमाणुओं को गैसीय आयन में परिवर्तित करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है, उसे हम आयनन ऊर्जा कहा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आपके पास में गैसीय अवस्था में कुछ परमाणु उपस्थित है, इसे हमने ऊर्जा दी और जब ऊर्जा देंगे तो संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और यह आयन में परिवर्तित होगा। क्योंकि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसके ऊपर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अपेक्षा ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर धनावेश उत्पन्न होगा। हमेशा जब भी हम इलेक्ट्रॉन को परमाणु से निकालेंगे तब ऊर्जा आवश्यक होगी, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। आयनन ऊर्जा को हम किलो जूल प्रति मोल के मात्रक में मापा करते हैं और हमने यहाँ पर जैसा कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इस प्रकार की आयनन ऊर्जा को हम प्रथम आयनन ऊर्जा कहा करते हैं। अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो फिर हम वहां पर जो आयनन ऊर्जा रहेगी उसको द्वितीय आयनन ऊर्जा कहेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मुख्य रूप से प्रथम आयनन ऊर्जा की ही बात करेंगे। तो चलिए, यहाँ आपके पास में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम पहले वर्ग के तत्व दिए हुए हैं। हाइड्रोजन के लिए अगर हम आयनन ऊर्जा की बात करें तो यह 1312 किलो जूल प्रति मोल हुआ करती है। लिथियम के लिए 520, सोडियम के लिए 496 और पोटाशियम के लिए 419। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे की तरफ जा रहे हैं, आयनन ऊर्जा का मान कम हो रहा है। तो यह क्यों कम हो रहा है, इसकी बात हम करेंगे। हम देखेंगे कि इसका क्या कारण है कि आयनन ऊर्जा का मान कम हो रहा है। तो यहाँ आपके पास में हाइड्रोजन का एक परमाणु है। हमें पता है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह 1s1 हुआ करता है। तो यह जो इलेक्ट्रॉन है, पहले कोष में एस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है। इसे हम 1312 किलो जूल प्रति मोल के अनुसार जब ऊर्जा देंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और यह कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है, तो अब आपके पास सिर्फ नाभिक बचा हुआ है जिसके ऊपर +1 का आवेश है। इसी को हम हाइड्रोजन आयन कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद में जो है धनावेश उत्पन्न होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसलिए H के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। इसी तरह से अगर हम लिथियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 रहेगा। जब हम इसे बनाएंगे तो नाभिक में 3 प्रोटॉन के कारण +3 का आवेश रहेगा। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम 520 किलो जूल की जब ऊर्जा देंगे तो यहाँ से यह सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है यह निकल जाएगा और कुछ इस तरह से लिथियम आयन का निर्माण होगा जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा 1s2। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से उदासीन परमाणु में आयनन ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा देने पर आयन का निर्माण होता है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए जो बनने वाला आयन है उसके ऊपर धनावेश आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हुआ करते हैं। इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा है हाइड्रोजन की और लिथियम की आयनन ऊर्जा कम है, ऐसा क्यों है? तो सबसे पहला जो कारक है यहाँ पर वह है नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का या नाभिकीय आवेश का मतलब है कि नाभिक में कितना आवेश उपस्थित है। तो हाइड्रोजन में अगर हम देखें तो +1 का आवेश उपस्थित है। यह +1 का आवेश इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर लिथियम के केस में अगर देखें तो +3 का आवेश इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि लिथियम में जो नाभिकीय आवेश है वह ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो नाभिक की ओर ज्यादा आकर्षित होगा और ज्यादा आकर्षित होगा तो यहाँ हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अगर हम सिर्फ नाभिकीय आवेश से डिसाइड करें कि किसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा रहेगी तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी परमाणु में नाभिकीय आवेश ज्यादा रहेगा तो वहां पर फिर आयनन ऊर्जा भी ज्यादा रहेगी। अगला जो कारक है, अगला जो फैक्टर है वह है आवरण या परिरक्षण प्रभाव, जिसे हम स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट भी कहा करते हैं। तो यहाँ आप देखें हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जबकि लिथियम में अगर आप देखें तो संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले कोष में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। चूंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है तो यह जो नीले रंग से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रदर्शित कर रखे हैं, यह दोनों इलेक्ट्रॉन इस हरे रंग से प्रदर्शित इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यह हरे रंग का जो इलेक्ट्रॉन है यह
बाहर की तरफ जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि प्रतिकर्षित होने के कारण नाभिक से इसका आकर्षण कम हो जाएगा, और नाभिक से आकर्षण कम होने के कारण हम इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाएंगे। कहने का अर्थ हुआ कि आवरण प्रभाव अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल पाते हैं, यानी आयनन ऊर्जा कम हो जाती है। तो शील्डिंग या आवरण प्रभाव अगर ज्यादा तो आयनन ऊर्जा कम हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर आंतरिक इलेक्ट्रॉनों ने इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित किया, इसलिए इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को जो अनुभव होने वाला नाभिकीय आवेश है वह कम हो जाता है, और उस कम हुए नाभिकीय आवेश को हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा करते हैं, जिसे हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। Z इफेक्टिव बराबर Z माइनस S। यह Z आपके पास में नाभिकीय आवेश है, और S से हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर लिया है शील्डिंग को। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो नाभिकीय आवेश कितना है, +1, और इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को परिरक्षित करने वाला कोई आंतरिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए शील्डिंग यहाँ पर 0 हो गई। तो कुल मिलाकर के प्रभावी नाभिकीय आवेश +1 आ जाता है। यह Z इफेक्टिव निकालने का एक सरल तरीका है। वास्तव में Z इफेक्टिव कुछ अलग तरह से परिकलित किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, उसके कुछ अलग से नियम हुआ करते हैं, पर यहाँ पर चीजों को समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम कुछ इस तरह से Z इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर लिथियम की हम बात करें तो आप देखें नाभिकीय आवेश कितना है, +3, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो +3 माइनस 2 यह आ जाएगा +1। तो आप देख सकते हैं दोनों ही जगह पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। तो अभी तक के जो हमने दो कारक देखे, एक तो नाभिकीय आवेश और दूसरा आवरण प्रभाव, दोनों को अगर मिलाकर के हम देखें तो प्रभावी नाभिकीय आवेश हाइड्रोजन और लिथियम में दोनों में बराबर आ रहा है। तो इन दोनों कारकों से हम हाइड्रोजन और लिथियम की आयनन ऊर्जा को कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। अब हम तीसरे कारक की बात करेंगे, और तीसरा कारक है नाभिक से संयोजी कोश की दूरी, यानी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और संयोजी कोश में उपस्थित ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। यह आवेशित कणों के बीच की दूरी अगर बढ़ेगी, दूरी बढ़ने से जो आकर्षण बल है आवेशित कणों के बीच का वह कम हो जाता है। इसे हम कूलाम के नियम से देख सकते हैं। तो R मतलब दूरी हो गई नाभिक और संयोजी कोश की। R अगर बढ़ेगा तो आकर्षण बल जो है वह कम हो जाएगा, और आकर्षण बल अगर कम हुआ तो हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाएंगे। कहने का अर्थ है आयनन ऊर्जा कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन में नाभिक से संयोजी कोश की दूरी और लिथियम में नाभिक से संयोजी कोश की दूरी, यहाँ पर 2 कोश है, तो सीधी सी बात है कि लिथियम में यह जो दूरी रहेगी यह ज्यादा रहेगी, और दूरी ज्यादा होने के कारण आकर्षण बल कम रहेगा, और आकर्षण बल कम होने के कारण यहाँ पर आयनन ऊर्जा भी कम होगी। तो लिथियम की जो आयनन ऊर्जा तो हाइड्रोजन की अपेक्षा कम थी। यह क्यों कम थी, इसका कारण हमने देखा कि यहाँ पर जो नाभिक से संयोजी कोश की दूरी है वह अधिक होती है। R अधिक होने के कारण आकर्षण बल कम होता है और आयनन ऊर्जा कम होती है। जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे जाते जाएंगे, नाभिक से संयोजी कोश की दूरी बढ़ती जाएगी और आयनन ऊर्जा कम होती चली जाएगी।